जोधपुर के नवाब महल में शानदार महफिल सजी थी। झूमर की रोशनी, शहनाई की आवाजें और नाचते गाते लोग। लेकिन महल के एक कोने में शहजादी सायरा बानो अकेली बैठी थी। सायरा, जो रॉयल फैमिली की इकलौती वारिस थी, पिछले कुछ दिनों से परेशान थी। उसे लग रहा था कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। एक सुबह सायरा अचानक गायब हो जाती है। महीनों खोजबीन होती है। पुलिस, सीबीआई सब लगते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। परिवार वाले बयान देते हैं वो डिप्रेशन में थी, शायद कहीं चली गई हो। पर रहीम, महल का पुराना नौकर, कुछ और जानता था, लेकिन डर के मारे चुप था। 3 साल बीत गए। रॉयल महल फिर से चमकने लगा। हर साल उसी तारीख को पार्टी होती और डांस फ्लोर ठीक उसी जगह बनता जहां अब एक पत्थर की टाइल लगी थी। कोई नहीं जानता था कि उसी टाइल के नीचे सायरा जिंदा दफन थी। एक दिन एसीपी अंशिका राणा को इस केस की फाइल दोबारा खोलने का आदेश मिलता है। वो पुराने नौकरों से मिलती है, तब रहीम टूट जाता है। रहीम, मैं जानता हूँ साहिबा कहाँ है। उन्हें जिंदा दफनाया गया था 3 साल पहले उसी रात। जब वो महफिल चल रही थी, अंशिका सन्न रह जाती है। फिर खुदाई होती है, और जब जमीन की टाइलें हटती हैं, एक छोटी सी लोहे की पेटी जैसी कब्र मिलती है। उसे खोला जाता है और वहां मिलता है एक कंकाल। शहजादी के कपड़े और उसकी अंगूठी आज भी उस पर थी। नमस्कार माता एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को फिर से शुरुआत करते हैं। एसीपी अंशिका राणा की टीम जब रहीम के बयान के आधार पर खुदाई करती है तो एक सील बंद लोहे की पेटी जैसी कब्र मिलती है। उसमें सायरा का कंकाल, उसकी सोने की अंगूठी और एक टुकड़ा पड़ा होता है। सायरा की डायरी का फटा पन्ना, जिस पर खून से एक शब्द लिखा था, मुझे माफ करना। जांच और रहीम की गवाही के बाद धीरे धीरे पूरा सच बाहर आता है। सायरा बानो बहुत समझदार और अपने खानदान की विरासत को लेकर गंभीर थी। महल की जमीन और परिवार के नाम पर चल रहे स्कूल और अस्पताल को वो संभाल रही थी। पर एक रात उसने महल की स्टडी रूम में एक गुप्त बातचीत सुन ली। वहां आरिफ खान और बेगम सलमा बैठे थे। आरिफ, क्रूर आवाज में, सायरा जब तक जिंदा है हमें महल की जमीन नहीं मिलेगी। उसकी जिद से हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। सलमा, धीरे से, तो फिर उसकी सांसें बंद कर दो, लेकिन ऐसे कि किसी को शक न हो। सायरा के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने सुन लिया था, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अगली शाम सायरा को सलमा ने गुलाब जामुन में नींद की दवा मिलाकर खिला दी। वो धीरे धीरे बेहोश हो गई। रात करीब 2 बजे आरिफ और सलमा ने मिलकर उसे महल के सबसे पुराने तहखाने में ले गए, जहां पहले राजा लोग तिजोरी रखते थे। उन्होंने लोहे की बनी एक तिजोरी में उसे जिंदा बंद किया और ऊपर से तिजोरी को सील करके पत्थर की टाइलें लगवा दी, ताकि किसी को शक न हो। सायरा की आंखें खुली। अंधेरा, सांस भारी, दीवारें लोहे की, और कोई जवाब नहीं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं जा सकी। उसका गला सूख गया। नाखूनों से वो तिजोरी की दीवारों को नोचती रही, जब तक उसकी उंगलियों से खून बहने न लगा। उसने वहीं बैठे बैठे एक पन्ने पर लिखा, अगर ये कोई पढ़े तो जान लो मुझे मेरी माँ और मंगेतर ने मारा है। और फिर चुप्पी। बेगम सलमा ने उसी जगह को रॉयल बॉल रूम में तब्दील कर दिया।
हर साल उस तारीख को बड़ी पार्टी रखी जाती। राजकुमार आरिफ अपने दोस्तों के साथ उसी टाइल के ऊपर शराब पीता, नाचता, हंसता। 3 साल तक सायरा की कब्र पर नाच होता रहा। महल की दीवारें सब जानती थी, पर बोल नहीं सकती थी। रहीम, जो इस साजिश का चश्मदीद था, 3 साल चुप रहा। उसे धमकाया गया, पीटा गया। पर अब जब एसीपी अंशिका सामने आई, तो वो और न सह सका। रहीम, रोते हुए, मैं हर दिन उस जमीन पर पाँव नहीं रख पाया। साहिबा मुझे सपनों में आती थी। मैं अब और नहीं छिपा सकता। सायरा की अंगूठी, हड्डियों पर नाखूनों के निशान और लोहे की दीवार पर खरोच सबूत बन गए। एसीपी अंशिका ने सलमा और आरिफ को गिरफ्तार किया। अंशिका, गुस्से में, तुम दोनों ने एक लड़की को सिर्फ दौलत के लिए कब्र में जिंदा दफना दिया। इंसान नहीं हो, राक्षस हो। जज प्रमोद त्रिपाठी की अदालत में केस चला। जज ने अपने फैसले में लिखा, ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये इंसानियत के खिलाफ सबसे घिनौना अपराध था। एक जिंदा लड़की को दफनाना, फिर सालों तक उसकी कब्र पर जश्न मनाना, इस साजिश में किसी माफी की कोई जगह नहीं। दिल्ली की सेशन कोर्ट में भीड़ उमड़ी हुई है। हर चेहरा जज प्रमोद त्रिपाठी की ओर टकटकी लगाए बैठा है। सरकारी वकील तनुजा रॉय कहती है, सायरा को जिंदा दफनाया गया, माय लॉर्ड। लोहे की तिजोरी में उसकी सांसों को कुचल दिया गया। ये मर्डर नहीं, बर्बरता थी। वहीं बचाव पक्ष की दलीलें कमजोर पड़ जाती हैं। एसीपी अंशिका अंतिम बार बोलती हैं, सायरा के शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से हत्या हुई है। अगर इन्हें फांसी नहीं मिली, तो ये समाज के लिए खतरा है। जज अपने फैसले में कहते हैं, राजकुमार आरिफ और सलमा बेगम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। फैसला सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है और कैमरा घूमता है उस फोटो की ओर, जिसमें सायरा हल्के मुस्कान के साथ दिखती है, जैसे अब उसकी रूह को शांति मिल गई हो। रिश्तों की आड़ में छुपा लालच सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। एक माँ और मंगेतर ने मिलकर एक मासूम लड़की को जिंदा दफना दिया, सिर्फ संपत्ति और इज्जत के झूठे लालच में। लेकिन चाहे अपराध कितना भी गुप्त हो, सच की सांसें कभी नहीं रुकती। इंसाफ देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो गूंगे भी बोल उठते हैं और बेकसूरों की रूह को सुकून मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी लालच में अंधे होकर रिश्तों को कुर्बान मत करो। और अगर तुमने कोई जुल्म देखा है, तो चुप रहना भी अपराध है। सायरा की रूह अब सो रही है, लेकिन उसका सच आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करता रहेगा। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना नहीं है बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।